हम लोग आज बात कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का। अकाउंटिंग का अगर बात करो तो दोनों चैप्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब अलग अलग चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को साथ में पढ़ लो, एकदम सिमिलर है अकाउंटिंग के लिए। अगर असल ज़िंदगी में बात करो तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड बट डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड। आप रिटायरमेंट को प्लान तो कर सकते हैं लेकिन डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में दोनों बिल्कुल सिमिलर है, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग जो है अब देखने वाले हैं इसको। सबसे पहली बात कि जैसे मान लो कि 3-4 पार्टनर है, ठीक है, उसमें से अगर कोई पार्टनर ऐसा तय कर लिया कि भाई हमको फर्म को छोड़ना, मतलब निकलना, तो बाकी का जो पार्टनर्स है अगर वो ये डिसाइड करता है कि हम भी फर्म को जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब पीछे से जो फर्म बच जाएगी उसको हम लोग चलाएंगे नहीं, तो ये वाला केस हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो केस है ये अगला चैप्टर है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर बन जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कोई पार्टनर चला जाए तो पीछे वाले पार्टनर उसको फिर वापस से चलाएंगे, उस फर्म को जो आगे का काम है वो लोग करेंगे बैठ के, तो जो है ये रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर का केस बनेगा। तो इस एजम्पशन के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। समझ में आ गई बात? अब ज़रा आगे देखो, आपने अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर चेंज इन पीएसआर, ये 2 चैप्टर्स अगर आप पढ़ के आए होंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि भाई 5 चीज़ वहाँ पे हम लोग करते थे। यहाँ पे अगर अकाउंटेंसी की बात करो तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में तुमको 6 चीज़ करना है, 6 चीज़, वो 6 चीज़ कर लो और ये चैप्टर ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी और नहीं करना। देखो मेरे साथ, अब जो सबसे पहला चीज़ होता, सबसे पहला चीज़ कि भाई जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, जब एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो पीछे से जो पार्टनर्स ने तय किया कि भाई हम लोग काम करेंगे, तो वो लोग कहलाएंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, कई लोग रिमेनिंग पार्टनर्स भी कहते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे मालूम है? टोटल 6 काम उनको करना है। तो सबसे पहला काम है न्यू पीएसआर निकालने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ज़रा समझो इस बात को। जैसे न्यू पीएसआर में जैसे ए, बी एंड सी, सपोज 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर्स हैं तो इनका जो पीएसआर होगा वो एज्यूम करते हैं हम लोग कि कुछ ऐसा होगा, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, इट इज़ एज्यूम्ड। तो अब क्या हुआ कि इसमें से कोई एक पार्टनर जो है ये बोला कि भाई हम रिटायर करना चाहते हैं, या फिर कोई एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो हम लोग यहाँ पे चुनते हैं सपोज सी का जो है डेथ हो गया या फिर सी रिटायर कर गया। तो उस केस में मालूम है क्या होगा? ए और बी, इसको जो है कोई नया पीएसआर निकालना पड़ेगा जो कि 1:2 या फिर 2:3 या फिर 5:4, कुछ भी इस तरीके से हो सकता। न्यू पीएसआर निकालने का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसे मान लो कि खाने वाले अगर 2 लोग हैं, मान लो कि 2 लोग अगर खाने वाले हैं, तो आप जो है 3 थाली लगाएंगे क्या? 3 थाली तो आप लगा नहीं सकते हैं। 3 थाली फिर किस काम में आएगा? कोई काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है कि जब खाने वाले 2 लोग हैं तो जो पीएसआर है अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो किसी काम में नहीं आएगा, 3 लोग में फिर बटेगा, तो तीसरा किस में बांटें? अजीब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ए और बी को नया पीएसआर निकालना पड़ता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक? तो यानी कि 2 थाली जो है डालना है। ये हो गई पहली बात। इतना तक अगर आप समझ रहे हैं तो ज़रा वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब कहता है कि न्यू पीएसआर जब हो गया है तो इसके बाद में गेनिंग रेशियो निकालना। न्यू पीएसआर का क्या काम है ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि पहले से अगर सपोज 3 रेशियो है तो 3 रेशियो को 2 पार्टनर्स में तो नहीं बांट सकते हैं, मानते हैं आप? तो इसका तो काम समझ में आता है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो ये होता है कि जब कोई पार्टनर तय करता है कि भाई हम जाएंगे, या फिर किसी पार्टनर का मौत हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो पीछे से जो पार्टनर बच गया, 2 पार्टनर हो या 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, ये इस बात की कोई लड़ाई नहीं है। पीछे से जितना पार्टनर बच गया, जाने वाले पार्टनर का कितना हिस्सा ये लोग गेन करेगा,
यही है गेनिंग रेशियो। यानी कि जितना जितना पुराना वाला पार्टनर जाने वाले पार्टनर का गेन करता है, उसका जब अनुपात निकालते हैं अनुपात, तो कहते हैं कि वो गेनिंग रेशियो है। इसका काम क्या है? तो इसका काम जो है, हम लोग जो ए के बाद में जो बी वाला एडजस्टमेंट, फिर सी वाला एडजस्टमेंट, फिर डी वाला एडजस्टमेंट, फिर ई और फिर एफ, ये सब जो भी हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे तो उसमें क्या होगा कि गेनिंग रेशियो काम आता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अभी क्या है कि न्यू पीएसआर का काम दिख रहा है, लेकिन गेनिंग रेशियो का एग्जैक्टली क्या काम है ये दिख नहीं रहा, लेकिन जो है ये दिखना शुरू हो जाएगा जब बी सी डी ये सब जो है काम करेंगे। ठीक हो गई इतनी बात? अब जरा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में जो सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट रहेगा तुम्हारा, वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम ऐसा मान करके चलेंगे कि गुडविल क्या है और कैसे वैल्यू किया जाता है ये आपको मालूम है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो गुडविल है ये यहाँ पे आपको नहीं सीखना था। जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ सीखना था। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये आप सीख रहे होंगे, मतलब सीख चुके होंगे। और अगर बाय द वे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कन्फ्यूज़न है कि गुडविल होता क्या है, निकाला कैसे जाता है और उसके पीछे का एग्जैक्टली क्या लॉजिक है, तो वीडियो है आप देख सकते हैं, खोज लीजिएगा आप। तो अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मालूम है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो चीज़ आपको पढ़ना है, दो टॉपिक। एक तो क्या है कि अगर पहले से आपके फॉर्म में गुडविल दिख रहा है, आपका बैलेंस शीट तो होगा ही, उस बैलेंस शीट में अगर पहले से गुडविल दिख रहा है तो ये एक तरीका। अगर आपके फॉर्म में गुडविल नहीं दिख रहा बैलेंस शीट में तो फिर वो सेकंड केस बनेगा। तो हम लोग को यहाँ पे दो केस जो है पढ़ना है, दो केस। तो पहला केस हम लोग क्या मान के चलेंगे कि तुम्हारा जो बैलेंस शीट है उसमें कोई गुडविल नहीं दिख रहा है। ये G/W हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, गुडविल का एब्रीविएशन है। गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल जो है बुक्स में अपीयर नहीं हो रहा है। इस केस में हम लोगों को क्या करना है, इसमें जो है दो मेथड्स अब चलेगा। ये दो मेथड्स जो है इस बात पे निर्भर करेगा कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। तो तुम्हारे डिसीजन पे निर्भर करेगा कि तुमको कौन सा मेथड इसमें से अडॉप्ट करना है, और आप फ्री हैं, कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे मेथड नंबर 1 का बात करते हैं। मेथड नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो मेथड नंबर 1 में क्या करना है कि स्टेप नंबर 1 करना। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले गुडविल को वैल्यू कर लेना। लिखते हैं क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक, गुडविल जब वैल्यू हो जाएगा उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या कर लेना बताएं। स्टेप नंबर 2 में जो पार्टनर जा रहा है या फिर जो पार्टनर मर गया है, यानी कि ही इज़ डाइड, तो उसका शेयर कितना होगा वो स्टेप नंबर 2 में निकाल लेना। ये गुडविल पूरा है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पार्टनर का डेथ हो गया है या जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका जो है शेयर यहाँ पे निकाल लेना। तो जो भी यहाँ पे गुडविल आएगा उसको मल्टीप्लाई करना शेयर ऑफ रिटायर्ड, या फिर क्या बता दो, डिसीज्ड पार्टनर। ये जो डिसीज्ड जो वर्ड है ये पहली बार यहाँ यूज़ हुआ है। डिसीज्ड का मतलब होता है जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको कहते हैं डिसीज्ड। तो गुडविल इनटू शेयर ऑफ रिटायर्ड या फिर डिसीज्ड पार्टनर। जब हम लोग ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो गुडविल है जाने वाले पार्टनर का वो निकल जाएगा। स्टेप नंबर 3 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका इफ़ेक्ट जो है जर्नल एंट्री के जरिए डाल देना है। जर्नल एंट्री का मतलब क्या है कि जैसे जाने वाला पार्टनर अपना जो भी कुछ उसका फॉर्म में है सब कुछ जो है वो बटोर के ले करके जाएगा, तो उसको देगा कौन, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग देंगे। तो सपोज़ इसका जो गुडविल है इसका शेयर यानी रिटायर्ड पार्टनर का शेयर वो अगर 100 रुपये आया तो ये 100 रुपया जो है इस जाने वाले पार्टनर को मिल जाएगा, और उसी को पैसा देने का जो है एंट्री हम लोग लगाते हैं। तो एक्चुअल में पैसा नहीं देते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि उसका जो कैपिटल है उसको बढ़ा देते हैं कि भाई तुम अपना कैपिटल बढ़ा लो
और लास्ट में जो है एक साथ जोड़ के पैसा दे देंगे। समझ गए बात को? तो उसका कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री देख रहे हैं, लिखते हैं टू रिटायर्ड या फिर डिसीज्ड, टू रिटायर्ड या फिर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, टू रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा ये इसको मिल जाएगा। और देगा कौन? देगा जो पीछे से जो पार्टनर बच गया है, जिन्होंने कहा कि भाई हम तो धंधा करेंगे आगे, वो लोग देगा। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आपको देखने में साथ साथ दिक्कत, अगर आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो इसीलिए हम साथ साथ जो है बोल भी रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इसको देगा कैसे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो काम में आ गया, गेनिंग रेशियो में। बस इतना ही था, मेथड नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब जो है मेथड नंबर 2 का बात करते हैं। तो हम लोग इसको लेके चले जाते हैं यहाँ, ज़रा देखो, ध्यान रखना कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए। तो ये मेथड नंबर 2 का बात कर रहे हैं। मेथड नंबर 2 में क्या करना है ज़रा समझो। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम रहेगा जो कि यहाँ पे है, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन करो। ठीक, गुडविल का जब वैल्यूएशन हो जाएगा तो अब स्टेप नंबर 2 जो कर रहे थे ये वाला, ये यहाँ पे नहीं करना है। यही फ़र्क है मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 कहता है कि एंट्री को दूसरे तरीके से लगा के दिखाओ। तो स्टेप नंबर 1 इज़ कि हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर दिए। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? स्टेप नंबर 2 में बस एक जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़रा सा देखो। जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले देखो, गुडविल तुम्हारी बुक्स में दिख तो नहीं रहा है, बैलेंस शीट में तो नहीं है। सबसे पहले जो गुडविल तुमने यहाँ पे वैल्यू किया है, फ्रेश वैल्यूएशन जो तुमने गुडविल का किया है, उसको अपनी बुक्स में लेके आओ। बुक्स में लाने के लिए क्या करते हैं, गुडविल क्या है? एक असेट है। किस टाइप का असेट है? इंटेंजिबल असेट है। तो किसी एसेट को बुक्स में लाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्री देखो क्या कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो भी हम लोग यहाँ पे ये गुडविल वैल्यू किए हैं वो यहाँ पे डेबिट करके बुक्स में ले आए। अब इस गुडविल को क्या करना है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। इस बात को ज़रा समझो इस बात को। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे टू बैंक लिख दें, टू बैंक, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो गुडविल यानी कि ये जो असेट है जो कि बुक्स में आया है, वो हम लोग बैंक से कोई पैसा पेमेंट किए हैं या फिर कैश में पैसा दिए हैं और तब जाके कोई एसेट आया। जस्ट लाइक जैसे मशीनरी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, मशीनरी को बुक्स में लेके आते हैं और पैसा जो है पेमेंट करते हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा या नुकसान तो नहीं होता। लेकिन अगर तुमको कह दिया जाए कि इस गुडविल को वैल्यू करने के लिए और बुक्स में लाने के लिए बैंक से कोई पैसा का भुगतान नहीं हुआ है, ये हमारा खुद का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, कोई पैसा किसी को देना नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, वो फिर हमारा गेन हो गया, गेन प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट सारा पार्टनर पहले तो आपस में बांट लेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग इधर से लिखते हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, ये था पहला एंट्री। अब एक दूसरा एंट्री डालना है। दूसरा एंट्री क्या डालना है, दूसरा एंट्री डालने से पहले थोड़ा सा बात AS26 का आ जाएगा। हम लोग इसको ज़रा रब कर लेते हैं, इसको देख लो एक बार। ठीक है, देख लिए, थोड़ा सा इसको जो है रब कर लेते हैं एक बार, बस देखो मेरे साथ। AS26 मालूम है क्या है? AS26 इसका जो नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये बेसिकली इनटेंजिबल असेट्स का एक स्टैंडर्ड है। इनटेंजिबल असेट्स, कई बार ऐसा मालूम चला हमको
कि बच्चे जो हैं बैठ के ऐसा सोचते हैं कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये सीए इंटरमीडिएट वालों के सिलेबस में है और वहाँ पे बताया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। लेकिन अगर एक लाइन में समझना चाहो, एक लाइन में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं। एक ऐसा रूल, एक ऐसा रेगुलेशन जो पूरे विश्व में हो रही अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज कर दे। स्टैंडर्डाइज करना मतलब कि सब लोग अपना अपना डपली नहीं बजाए, सब लोग एक ही डपली बजाए, यानी कि किसी खास तरीके को चुन लो और पूरा विश्व अपनी अकाउंटिंग उसी तरीके से करे। तो उसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया है और उसका नाम दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी होता है, सब फॉलो करते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 26 है ये इनटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बताता है। इनटेंजिबल असेट्स समझ रहे हैं आप कि जिस चीज़ को छू नहीं सकते हैं या फिजिकली देख नहीं सकते हैं, ये इंटेंजिबल असेट्स होता है। तो इसमें इंटेंजिबल असेट्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल गुडविल भी होता है। तो ये गुडविल के लिए क्या कहता है मालूम है? गुडविल के लिए ये कहता है कि गुडविल दो टाइप का होता है। एक वो गुडविल जो कि आप घर पे बैठ के खुद से कैलकुलेट करते हैं, घर पे नहीं फर्म में बैठ के खुद से कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के लिए, निकालने के लिए हम लोग कई सारा एजम्पशंस लगाते हैं। तो वो एजम्पशन अगर मेरे जगह कोई और रहता तो कुछ और एजम्पशन लगाता, और उसके जगह पे कोई और आदमी रहता तो वो अपना कुछ एजम्पशन लगाता, और तीनों आदमी का जो गुडविल का रिजल्ट आता वो अलग अलग आता है कि नहीं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि जो आप खुद से गुडविल निकालते हैं, सेल्फ जनरेटेड वाला गुडविल, उसको जो है आप बुक्स में दिखाइए ही नहीं, बिल्कुल मत दिखाओ बुक्स में, क्योंकि अब जितना आदमी उतना बात, वो सब अलग अलग तरीके से जो है गुडविल निकालने लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भाई पूरा विश्व जो है एक स्टैंडर्ड तरीके से अकाउंटिंग करे, अकाउंटिंग के मेथड में कोई फ़र्क ना पड़े, समझ रहे बात को। तो इसीलिए जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं दिखाया जाता, और वो गुडविल जो कि हम लोग किसी से खरीदते हैं, किसी दूसरे फर्म का गुडविल खरीद रखे हैं और उसको पैसा में भुगतान किए हैं, तो ये जो पैसा में भुगतान हुआ है इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, तो ये जो है बैलेंस शीट में दिखाया जा सकता है, समझ गए बात को। तो इसीलिए ये जो गुडविल है, अब यहाँ पे सारा नियम आप समझ चुके हैं। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, ये जो गुडविल है जो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये बुक्स में दिखाना इस तरीके से अलाउड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कहें कि अच्छा इसको जो है फटाक से राइट ऑफ कर देते हैं, फटाफट से हम लोग जो है जो इसको दिखा दिए हैं उसको राइट ऑफ कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, इसको वापस से क्रेडिट कर दो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट करते वक्त ये लोग को क्या बोलेंगे कि देखो तुम लोग को जो प्रॉफिट दे दिए थे वापस करो, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसको बुक्स में जो है नहीं ला सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। तो हुआ क्या मालूम है, जैसे ही ये वाला एंट्री लगा वैसे ही एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया और वो फर्म को छोड़ के चला गया। पीछे से बच गया सिर्फ 2 पार्टनर, एज्यूमिंग कि टोटल 3 था, एक चला गया, पीछे से बच गया 2 पार्टनर। अब वो सिर्फ वो 2 पार्टनर जो है इस प्रॉफिट को जो है वापस देगा, और साथ ही साथ जो पार्टनर चला गया है कुछ प्रॉफिट लेके, उसका भी हिस्सा दोनों साथ में मिलके वापस देता। ये पूरा जो है इसका लॉजिक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझ गए बात को। और ये जो है जितना गुडविल हम लोग यहाँ पे डेबिट किए हैं एग्जैक्टली उतना ही यहाँ पे जो है क्रेडिट होता है। और ये जो है मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 को आप देखेंगे तो मेथड नंबर 1 जैसा ही आंसर इसका भी आता है। मतलब मेथड नंबर 1 में जो एंट्री हम लोग लगाए थे वो एंट्री कहीं ना कहीं अगर आप इसका नेट इफ़ेक्ट निकालेंगे तो ये घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाएगा। तो वो आसान पड़ता है, ये हार्ड है, हार्ड नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी है। और तो और
ये मेथड उतना अच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का वायलेशन कर देता है। तो ये ओल्ड मेथड है। समझ गए बात को? अब जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में केस नंबर 1 पूरा हो गया कि गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, तो अब सेकेंड केस आता है कि अब उस गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाओ जो बुक्स में आ रहा था। तो टोटल क्या बात बनेगा ज़रा देखो। पहले हम लोग इसको रब कर लेते हैं। तो अब जो है हम लोग केस नंबर 2 देख रहे हैं, इसको हम लोग कर देते हैं केस नंबर 2, और ये जो है गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स हो जाएगा। गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स। अब इसमें भी जो है 2 केस है, इसमें भी 2 मेथड्स हैं। ज़रा देखो, पहला मेथड मालूम है क्या है? गेस कीजिए ज़रा। पहला मेथड ये है कि ये भी जो है डिसीजन पे बेस्ड है। जैसे वहाँ पे भी डिसीजन पे बेस्ड था कि कौन सा एंट्री लगाना चाहते थे, तो यहाँ पर भी क्या है कि डिसीजन पे बेस्ड हो जाएगा कि जो गुडविल बुक्स में दिख रहा है बैलेंस शीट में, उसको हम लोग रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। तो इस पे 2 मेथड बन गया। पहला मेथड है कि नहीं रखना चाहते हैं, दूसरा मेथड रहेगा कि रखना चाहते हैं। तो पहले देख रहे हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है देखो ज़रा। ये है गुडविल इज़ रिटन ऑफ, यानी कि जो बुक्स में जो गुडविल है उसको रखना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि हटा दें उसको। तो ये मेथड नंबर 1 है। इसमें क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 बताओ क्या हो सकता है। अब जब तुमने ही डिसाइड किया है कि इस गुडविल को नहीं रखना चाहते हैं, तो पहला स्टेप ही राइट ऑफ का। पहला स्टेप जो है वो राइट ऑफ का, यानी बुक्स में जो गुडविल आ रहा है उसको राइट ऑफ कर दो। वहाँ पे बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, यहाँ हम लोग क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देते हैं। लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट हो गया, और यहाँ आ जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे में जो गुडविल हम लोग लिखे हैं वो कौन सा वाला गुडविल है? जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो गुडविल है। देखो कौन सा केस है, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, यहाँ पे बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिख रहा है उसको सबसे पहले ख़त्म कर दिए। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 से बिल्कुल सेम है जो इससे पहले वाले केस में किए थे कि भाई गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन करो। स्टेप नंबर 3 क्या है कि जाने वाले पार्टनर का या जिस पार्टनर का मृत्यु हो गया है उसका शेयर निकाल लो। तो हम लोग जो है उसका शेयर निकाल लेंगे। और स्टेप नंबर 4 में जो है जो जर्नल एंट्री हम लोग उस समय लगाए थे वो जर्नल एंट्री लगा लो। मतलब कि जब यहाँ पे जाने वाले पार्टनर का शेयर आ गया तो उसको जो है कुछ दे दो, देने के लिए उसका कैपिटल को क्रेडिट कर दो। यानी कि क्रेडिट में लिखेंगे, ये जर्नल एंट्री बता रहे हैं, क्रेडिट में लिखेंगे टू रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोबारा सुन लो, टू रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जिस पार्टनर को देना है, जो पार्टनर रिटायर्ड वाले को देगा, उसके लिए लिखेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो लोग देंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है इतना बात। अब जब ये मेथड नंबर 1 हो गया, अब आ जाएगा मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 के लिए जो है इसको हम लोग रब कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 ज़रा देख लो। मेथड नंबर 2 कहता है कि ये जो गुडविल आ रहा है यहाँ पे नहीं रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 कहता है कि गुडविल इज़ नॉट रिटन ऑफ। गुडविल इज़ नॉट रिटन ऑफ। ठीक। अब जब गुडविल को राइट ऑफ करना ही नहीं चाहते हैं तो क्या स्टेप नंबर 1 में राइट ऑफ करेंगे? क्या नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 1 में राइट ऑफ नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? बैलेंस शीट में पहले से तो गुडविल दिख ही रहा है, अब आप राइट ऑफ भी नहीं करना चाहते हैं, तो अब आप जो आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यूएशन कीजिए। करिए वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ फ्रेश गुडविल। ठीक। वैल्यूएशन ऑफ फ्रेश गुडविल जब हो गया तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में इस फ्रेशली वैल्यूड गुडविल में से ये जो बैलेंस शीट में गुडविल आ रहा है उसको माइनस कर लेना है। यानी हम इसका और इसका डिफरेंस चाहते हैं। तो
फ्रेश गुडविल माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस कर रहे हैं, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, जो गुडविल बुक्स में आ रहा है ये आ गया। ठीक, सपोज इसका जो रिजल्ट आएगा वो XYZ आएगा, इसका रिजल्ट यानी डिफरेंस। ठीक, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ये XYZ में से अब जो जाने वाला पार्टनर है उसका शेयर निकाल लो, XYZ इंटू शेयर ऑफ रिटायर्ड या फिर डिसीज्ड पार्टनर, रिटायर्ड या फिर डिसीज्ड पार्टनर, इसका शेयर निकाल लो। और स्टेप नंबर 4 में हम लोग जो है जर्नल एंट्री पास कर देंगे, वही वाला जर्नल एंट्री कि रिटायर्ड पार्टनर को देंगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे, रिटायर्ड पार्टनर को मिलेगा और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स देंगे। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 2। अच्छा, इसमें अगर कुछ डाउट आ रहा हो कि भाई ये फ्रेश गुडविल में से गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स को माइनस क्यों किए हैं, तो माइनस इसीलिए किए हैं, ज़रा सा मेरा बात समझो। बुक्स में जो गुडविल आ रहा है वो मान लो कि अगर 50,000 का गुडविल आ रहा है तो फर्म जो है 50,000 रुपया दिया होगा इस गुडविल को परचेस करने के लिए, बोलो हाँ कि ना। हाँ, तो ये जो 50,000 है, ऐसा करो 60,000 रखो। ठीक, तो जो 60,000 रुपया जो फर्म ने दिया है गुडविल को परचेज़ करने के लिए, ये पहले से अगर 3 पार्टनर्स थे तो क्या ये तीनों के हिस्से में आना चाहिए ये खर्चा, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा। सपोज करते हैं अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहा होगा यानी 1:1:1, तो वो जो 60,000 रुपये का खर्चा हुआ वो 20-20-20 तीनों का कॉस्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस जो ये जो गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ फ्रेश गुडविल, हम लोग क्या किए कि एक फ्रेश गुडविल को निकाल लिए। इस फ्रेश गुडविल का मतलब क्या होता है, इस फ्रेश गुडविल का मतलब है कि जो गुडविल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं ये तीनों ही पार्टनर्स को मिलना चाहिए, यानी कि A को भी, B को भी, C को भी। ठीक, तीनों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या था कि तीनों का कॉस्ट होना चाहिए, तीनों के सर पे वो खर्चा जाना, और इसका मतलब था कि तीनों को ही कुछ मिलना है। लेकिन अब हम लोग रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर के हवाले से सिर्फ बात करते हैं कि रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर को सपोज़ 3 रुपया देना था, रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर को सपोज़ 3 रुपया देना था और वो जो है फर्म को 2 रुपया वापस करेगा, तो उससे अच्छा क्या कि फर्म उसको 1 रुपया दे दे। दोबारा सुन लो, अगर रिटायर्ड पार्टनर को फर्म को 3 रुपया देना और रिटायर्ड पार्टनर फर्म को 2 रुपया वापस करेगा, तो ये 2 ट्रांजैक्शन करने से अच्छा कि दोनों का जो डिफरेंस आता है 1 रुपया फर्म अगर उसको दे दे तो बोले कि चलो जान छोड़ो, तो बस वही ये जान छोड़ा है। फ्रेश गुडविल में से गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स को माइनस कर लिए। बोलो यहाँ तक जो है क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। अगर ये क्रिस्टल क्लियर है तो तीसरे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए बात को। देखो ज़रा देखो बात को, जो तीसरा जो एडजस्टमेंट है, अभी तक में 2 एडजस्टमेंट हुआ। वैसे जो पहला वाला था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो जो पहला वाला था वो कोई एडजस्टमेंट नहीं था। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है प्रॉफिट नहीं बांट पाते फ्यूचर में, इसीलिए वो लोग सबसे पहले क्या करता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेता है और फिर गेनिंग रेशियो साथ में निकाल लेता है। तो बेसिकली वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट था वो वाला जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की है। समझ गए बात को। अब तीसरा जो एडजस्टमेंट आता है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या लाइबिलिटीज़। देखो, जिस तरीके से जाने वाला पार्टनर अपना सब कुछ लेके जाता है, अभी तक में गुडविल लेके गया, उसी तरीके से वो गुडविल के साथ साथ जो उसका फर्म में असेट्स है वो लेके जाता है, और जो उसको लाइबिलिटीज़, फर्म की जो लाइबिलिटीज़ है उसकी, वो उतना पैसा वो दे के जाता है। समझ गए बात को। तो ये होता कैसे ज़रा देखो। जैसे A, B एंड C अगर 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से अगर C का डेथ हो गया या इसने रिटायरमेंट ले ली, हम लोग बार बार क्या बात कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर का जो अकाउंटिंग है
रिटायरमेंट हो या डेथ हो, बिल्कुल जो है सिमिलर है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ रियल लाइफ में डिफरेंस क्या होता है कि रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड बट डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड। ओके, तो ए, बी और सी में से सी का जो है डेथ हो गया या फिर इसने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। अब होता क्या है, फर्म का जो भी असेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर्स, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, सब कुछ आ जाता। तो वो असेट्स जो है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, असेट्स, ये देखो, ठीक। ये क्या है, ये वो है जो कि इसको मिलना है, और इसमें से हम लोग माइनस करते हैं, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं क्या, जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़। तो ये लाइबिलिटीज़ क्या है कि ये जो सी, जो जिसका कि जिसने कि रिटायरमेंट ले ली है या जिसका डेथ हो गया, ये लाइबिलिटीज़ इसकी भी लाइबिलिटीज़ है, यानी इसको देना है उतना। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, नेट रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। ऐसे समझ लो कि 100 रुपया का असेट है और 20 रुपया का लाइबिलिटी है, तो 80 रुपया का जो है वो क्या आ जाएगा, नेट रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम लोग जो है कुछ इस तरीके से नेट रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। और ये जो नेट रिज़ल्ट है, ये जो नेट रिज़ल्ट है, ये पूरा का पूरा सी का नहीं है। ये नेट रिज़ल्ट जो आया है ये तो तीनों के लिए आया है, क्योंकि ये एसेट का फुल वैल्यू लिखे हैं, लाइबिलिटीज़ का फुल वैल्यू लिखे हैं, यानी कि टोटल 100 रुपया बैलेंस शीट में था तो 100 रुपया लिखे हैं, तो असेट और लाइबिलिटी का फुल वैल्यू लिखे हैं। तो ये जो नेट रिज़ल्ट आया है ये भी तीनों के लिए आया। तो ये तीनों का ही है, यानी कि ए का, बी का एंड सी का। लेकिन कितना कितना है, तीनों का इक्वल नहीं है। इनका जो भी PSR होगा उतना ही ये नेट रिज़ल्ट ए का, बी का और सी का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखो ज़रा, अब जो है ये जो असेट है और ये जो लाइबिलिटी है, इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या लिखना है, इस पे अब हम लोगों को चर्चा करना। क्या क्या इसका वैल्यू हो सकता है बताओ। एक तो हो सकता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब पता है, बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो कि बुक में दिख रहा है। बुक में मतलब कि तुम्हारे बुक में नहीं, जो बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो, कि यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, या तो बुक वैल्यू लिखना है या फिर जो है लेटेस्ट वैल्यूज़ लिखना है, लेटेस्ट वैल्यूज़। तो अब ये तुमसे सवाल है कि बताओ बुक वैल्यू लिखें कि लेटेस्ट वैल्यूज़ लिखें, क्योंकि अगर ये सही लिखा जाएगा तो ही नेट रिज़ल्ट सही आएगा और तो ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन PSR में हो पाएगा जो कि सही होगा। अगर ये गलत हुआ तो इसके गलत होने के पीछे का वजह ये या ये होगा। समझ गए बात को। तो हम लोगों को चर्चा क्या चल रही है हम लोगों की कि भाई यहाँ पे जो है बुक वैल्यू लिखें कि लेटेस्ट वैल्यूज़ लिखें। इन बुक्स में जो वैल्यू आ रहा होगा वो तब आया होगा जब फर्म ने इस लैंड एंड बिल्डिंग को या इस प्लांट एंड मशीनरी को या इस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को एक्वायर किया होगा, यानी परचेज़ किया होगा, तब की वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। समझ गए बात को। सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग बुक वैल्यू लिखेंगे कि लेटेस्ट वैल्यूज़ लिखेंगे। जो बच्चे लेटेस्ट वैल्यूज़ कह रहे हैं उनका आंसर सही है, और जो बच्चे बुक वैल्यू कह रहे हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है। ज़रा एग्जाम्पल देखो, ये है एग्जाम्पल। सपोज़ तुम्हारा जो ये घर है, जैसे ये जो है ये एक नेशनल हाईवे है, ठीक, ये नेशनल हाईवे। तुम्हारा जो घर है वो नेशनल हाईवे के बगल में है, ये नेशनल हाईवे के बगल में तुम्हारा घर है। तुम्हारा बोले तो जो लोग बुक वैल्यू बोल रहा है उसका, ये तुम्हारे घर की खिड़की हो गई, यानी कि ये तुम्हारा घर है। इसको हम लोग लिखते हैं योर हाउस ताकि ज़्यादा फील आए, योर हाउस। तो दिस इज़ योर हाउस। अब क्या हुआ कि सरकार ने यहाँ से मेट्रो की लाइन पास कर दी। मेट्रो की लाइन पास कर दी मतलब मेट्रो नहीं बनाया, नक्शे पे यहाँ से मेट्रो निकलेगा ऐसा नक्शा बनाया गया, ये सरकार ने बनाया। तो अब देखो, सरकार तुमसे पूछ के तो नक्शा बनाएगा नहीं
कि यहाँ से तुम्हारा घर है तो चलो यहाँ से मेट्रो नहीं निकालते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि तुम्हारे कहने से ना तो ये मेट्रो का लाइन 1 इंच उधर होगा ना तो इधर होगा, क्योंकि ये तो जहाँ से चालू है फिर वहाँ से बदलना पड़ेगा ना, तो ये तुम्हारे लिए ये चेंज तो होगा नहीं। तो अब सरकार क्या बोलेगा, सरकार के जो ऑफिशियल्स होंगे, सरकारी अफसर, वो तुमको कहेंगे कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो पैसा जो तुम्हारा लगा है वो पैसा तुम ले लो, जान छोड़ो। तो तुमको कौन सा पैसा चाहिए तुम बताओ। ये जो घर है ये 1990 में 3 लाख रुपये में तुमने ख़रीदा था, और इसमें जो है 2 लाख रुपये और लगा था इस पे घर बनाने का, यानी ज़मीन का कीमत 3 लाख और इस पे घर बनाने का 2 लाख। 1990 का बात है। तो तुमको जो है 5 लाख रुपया दे दे तुम जान छोड़ दोगे, या फिर तुम कहोगे कि नहीं आज का वैल्यू लगाओ, आज का वैल्यू लगाओगे। तो अगर तुम जो है 2020 का वैल्यू लोगे और तब जान छोड़ोगे, तो इसके साथ सी के साथ क्या दुश्मनी है भैया, यहाँ पर भी लेटेस्ट वैल्यूज़ लगती है, और लेटेस्ट वैल्यूज़ लगती है इसीलिए हम लोग जितने भी असेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसका बुक वैल्यू नहीं लेते हैं, उसका दोबारा से रीवैल्यूएशन करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि रीवैल्यूएशन होता कैसे है। रीवैल्यूएशन करने के लिए तुमको जर्नल एंट्री का सहारा लेना होगा। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री लगाएंगे किसका, रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यू कर लेंगे, उसके बाद में जो उससे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसको सारे पार्टनर्स में बांट दो, और ये हो गया ख़त्म। समझ गए बात को? देखो ज़रा, अब जो है हम लोग रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं। देखो ज़रा, किसी असेट को बढ़ाने के लिए, किसी लाइबिलिटी को घटाने के लिए अलग अलग भी एंट्री लगा सकते हैं, या मेरे कहने से साथ में भी एंट्री लगा सकते हैं। साथ में का मतलब असेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी गिर रहा है तो एक ही साथ एंट्री लगा दो। एंट्री लगाने के लिए असेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और ये जो एसेट बढ़ा है और ये जो लाइबिलिटी घटी है, तो ये दोनों तुमको क्या लगता है, लॉस है कि गेन है? गेन है। तो गेन कहाँ रिकॉर्ड होता है? गेन रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ज़रा रुक जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो गेन रिकॉर्ड होता है मानते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तुम ये गेन को रिकॉर्ड कर लो, सपोज़ यहाँ पे आ गया 50 करोड़, यहाँ पे आ गया कितना 20 करोड़, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ 70 करोड़। तो बताओ इस 70 करोड़ रुपया पे इनकम टैक्स तुम देना पसंद करोगे इसी साल? अभी तो तुम रीवैल्यू किए हो, बिका तो है नहीं। तो ये जो 70 करोड़ रुपया का जो तुमको मुनाफा है ये हुआ नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कहेगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जब इतना बड़ा इनकम दिखा रहे हो तो टैक्स लाओ। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग जो है जिस साल मुनाफा होता है उसी साल के पीएल में दिखाते हैं इसको। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको पीएल में नहीं दिखाएंगे, एक जुगाड़ लगाएंगे। वो जुगाड़ कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ कर लो, जिसका दूसरा नाम आपकी बुक में लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, यहाँ पे कुछ भी फिगर्स हो सकती है। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, अगर किसी एसेट को किसी एसेट का वैल्यू अगर कम करना है या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है तो दोनों का एंट्री साथ में हो जाएगा। इसका जो है रिवर्स एंट्री होता, लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू असेट्स अकाउंट एंड टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। बता दो कि कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी होना तो चाहिए नहीं। अब जो है ऐसा एज्यूम करते हैं कि 1 और 2 का जो नेट रिज़ल्ट है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अब हमको क्या मालूम क्या आएगा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए अगर प्रॉफिट आएगा तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो तुम उसको बांट लोगे सारे पार्टनर्स में, बांटने के लिए डेबिट कर देना। ये तीसरा एंट्री है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सारे पार्टनर्स में बांट दो टू ऑल पार्टनर्स
टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर्स में बांट दो। किस तरीके से बांटोगे? जो इनका ओल्ड पीएसआर था उसमें बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे? ये था तुम्हारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसमें एक मेथड और चलता। वो एक मेथड क्या चलता है ज़रा जल्दी से बताओ। एक मेथड ये चलता है कि जैसे जो तुम्हारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या होगा, इस मेथड से जो तुम्हारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या होगा कि जो असेट्स है और जो लायबिलिटीज़ है, उन असेट्स और लायबिलिटीज़ में बुक वैल्यू नहीं रहेगा, फिर लेटेस्ट वैल्यूज़ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितना कमी था वो तो तुम जर्नल एंट्री मार के पूरा कर दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेटेस्ट वैल्यूज़ हो जाएगा। ये लेटेस्ट है और यहाँ भी लेटेस्ट वैल्यूज़ हो जाएगा। तो हो सकता है कि जाने वाला पार्टनर तो चला गया या मरने वाला पार्टनर तो गुजर गया। हो सकता है तुम लोग पीछे से जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है ये तय करो कि भाई जो जा रहा है उसको जाने दो और जो पैसा उसका बनता है वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये जो बैलेंस शीट है इसको हम वैसे ही रखना चाहते हैं, हम उतना कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो है यहाँ पे बुक वैल्यूज़ ही आए, बुक वैल्यूज़ ही आए। तो बुक वैल्यूज़ के लिए तुमको क्या करना होगा, इसी एडजस्टमेंट को करने का मेथड नंबर 2 अडॉप्ट करना होगा। मेथड नंबर 2 क्या है, अब जरा देख रहे हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कहता है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़, रिवाइज्ड वैल्यूज़ का मतलब समझ रहे हैं, रिवाइज्ड वैल्यूज़ का मतलब लेटेस्ट वैल्यूज़, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी शोन, कहाँ भैया, बैलेंस शीट में। इसके लिए क्या करना होगा, एंट्री तो ठीक उसी तरीके से होगा। देखो, एसेट को बढ़ाने के लिए, लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए एंट्री तो उसी तरीके से होगा, असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे जो अभी लिखने जा रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। उसके लिए हम लोग लिखते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए बात को? हो गया। अब जो है एसेट को कम करने के लिए और लायबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो एंट्री लगता है वो हो जाएगा यहाँ पे मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट और टू लायबिलिटीज़। आई होप कि आपको ये जो राइटिंग है मेरी वो समझ में आ रही होगी। तीसरा क्या हो जाएगा, एज्यूमिंग कि तीसरा जो है वो इनका जो नेट रिज़ल्ट है वो प्रॉफिट का, इट इज़ एज्यूम्ड, एज्यूम कर लो कि प्रॉफिट है। तो उस केस में क्या होगा, इस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट कर लेंगे। देखो, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इसको बांट देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। ये जो बटेगा ये उनका जो ओल्ड पीएसआर है उसमें बढ़ जाएगा। अब क्या करना है तुमको मालूम है, इतना जो था ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 1 था। अब तुमको स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, जो पार्टनर जा रहा था या गुज़र रहा था उस पार्टनर को यहाँ ऑल लिखा हुआ है तो वो भी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो उसको जो है इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है मिल गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, स्टेप नंबर 2 देखो। अब रिक्वायरमेंट मालूम है क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि जाने वाले को तो उसका प्रॉफिट मिल गया, जाने वाले को तो उसका प्रॉफिट मिल गया, उसका मुंह बंद कर दिए। अब वो बैलेंस शीट में ना आए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी एंट्री ये लग गया है इसको रिवर्स किया जाता है, मतलब एग्जैक्टली इसका रिवर्स एंट्री। तो ये तुम कर लेना इसका रिवर्स करके दिखा देते हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कि जो एंट्री हम लोग लगा रखे हैं यहाँ पे एंट्री होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स टू लायबिलिटीज़। और इसका एंट्री यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ये पहला एंट्री हो जाएगा, ये दूसरा एंट्री हो जाएगा।
और तीसरा क्या आपके लिए कोई सरप्राइज़ है क्या? नहीं, कोई सरप्राइज़ नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ आता है तो एग्जैक्टली उतना ही 100 रुपये का यहाँ भी लॉस आ जाएगा। तो इस लॉस को अब बांट लेना। बांटने के लिए यहाँ प्रॉफिट था तो क्या आया था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया था तो डेबिट कर लिए थे। यहाँ अगर लॉस आएगा तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा, तो हम लोग उसको बांटने के लिए क्रेडिट कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। और इसको बांटेंगे अब किस में, जाने वाला पार्टनर चला गया तो जो बच गया सिर्फ उसमें बढ़ जाएगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बटेगा इनके न्यू वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बाय द वे कोई अगर सोच रहे हो कि ये गेनिंग रेशियो में बटेगा तो उसका जवाब फटाफट से दे दें कि ये बटा है ओल्ड में, ये बटा है न्यू में। तो यहाँ पे रफ एक लिखते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो मालूम है क्या आएगा, जल्दी से बता दो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर माइनस करते हैं तो गेनिंग रेशियो आएगा। तो इसका जो नेट इम्पैक्ट है ना स्टेप 1 और स्टेप 2 का, ये गेनिंग रेशियो में ही बटा है। समझ गए? ओके, तो हम लोग तो क्या है कि सारा चीज़ बताते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स या लाइबिलिटीज़। क्लियर है बात यहाँ तक? इसमें क्या होगा, बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज़ नहीं आएगा, बुक वैल्यूज़ ही रह जाएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं चौथे एडजस्टमेंट की तरफ, देखना मेरे साथ। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं मालूम है किसके बारे में, चौथे एडजस्टमेंट के बारे में, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब सारा कुछ समझते हुए चल ही रहे हैं तो अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं कि रिज़र्व क्या है, तो रिज़र्व एक छोटा सा बैग होता है, एक छोटा सा बैग है। इस बैग में हम लोग क्या करते हैं, सारे पार्टनर जो होते हैं कुछ पैसा अपनी प्रॉफिट में से जोड़ के रखते हैं। ये जो है ये चेन है, ये इसका हैंडल, तो इसमें जो है हम लोग कुछ पैसा जोड़ के रखते हैं। समझे बात को? जोड़ के इसीलिए रखते हैं कि हो सकता है किसी काम आ जाए, इमरजेंसी फंड भी आप इसको कह सकते हैं। तो रिज़र्व बेसिकली वही है, जब कुछ पैसा आप जोड़ के रखते हैं। कई लोग पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ के रखते हैं, कई लोग पैसा घर लेने के लिए जोड़ के रखते हैं। फर्म की बात करो तो फर्म में कई बार पैसा जो है लेबर का इलाज कराने के लिए जोड़ के रखते हैं, नई मशीन लेने के लिए जोड़ के रखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर जो पैसा आपने जोड़ा है वो किसी खास पर्पस से जोड़ा है, यानी इस बैग को अगर आप कोई नाम दे देते हैं, कोई नाम कि भाई ये जो पैसा है ये नया मशीन लेने के लिए पैसा है, तो नाम क्या पड़ता है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। अगर ये पैसा वर्कर्स को चोट लगने का पैसा, मान वर्कर्स को अगर चोट लग जाए तो उसको ये पैसा देंगे हम लोग, उसका इलाज कराएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो अगर तो वो पैसा किसी खास पर्पस से आपने जोड़ा है, यानी बेसिकली इस बैग का अगर कोई नाम है तो कहते हैं रिजर्व्स। कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं, तो कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और इसी तरीके से ये लॉस का भी केस समझ लो। लॉस क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बिजनेस में बड़ा बड़ा लॉसेस हो जाता है, तो उन बड़े बड़े लॉसेस के लिए क्या होता है मालूम है, आप अगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ 100 करोड़ का लॉस उठा के डेबिट कर देंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हिल सकता है, पूरा का पूरा हिल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका कुछ स्पेसिफिक टुकड़ा कर देते हैं। उस स्पेसिफिक हो सकता है वो 3 टुकड़ा हो सकता है वो 4 टुकड़ा हो सकता है वो 10 टुकड़ा हो। तो उसका जो हम लोग टुकड़ा करते हैं उसको एक एक टुकड़ा हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाते हैं। हर साल एक टुकड़ा उठाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाते हैं, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिले भी नहीं और ये जो मेरा लॉस है ये धीरे 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 ख़त्म होता चला जाए। समझ गए बात को? तो जाने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा लेके जाएगा, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का हिसाब किताब करके जाएगा, उसमें से कुछ निकलेगा तो लेके जाएगा, नहीं निकलेगा तो दे के जाएगा। और इस बैग में जो वो पैसा अपने हिस्से का रख के गया है
वो भी इसमें से लेके जाएगा, चाहे उसका कोई नाम हो चाहे उसका कोई नाम नहीं हो। और अगर बैलेंस शीट में किसी तरीके का लॉस दिख रहा है तो वो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का भी लॉस है, तो हम उसको कहेंगे कि भैया जाते जाते अपना लॉस का टुकड़ा लेके जाओ, यहाँ छोड़ के मत जाओ। ये है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। लॉसेस की जगह पे कई बार एक्सपेंसेस भी आ सकता है, जैसे कि बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन सब का जो है हम लोग जर्नल एंट्री लगाते हैं और इस रिजर्व को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या लॉस को सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं, ताकि किसी को ना तो फ़ायदा हो ना तो नुकसान हो, स्थिति न्यूट्रल बनी रहे। ठीक है। रिजर्व्स को बांटने के लिए रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अगर कोई नाम है तो रिजर्व से लिखेंगे, कोई नाम नहीं है तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली ये क्रेडिट बैलेंस है। अकाउंट तो लिख चुके हैं यहाँ, डेबिट, और कुछ तो नहीं होगा। लिखेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर्स में जो है इसको बांट दो, जो उनका ओल्ड PSR है उसमें। और इसी तरीके से अगर कोई लॉस है, ये बांट दिए ये बांट दिए, अगर कोई लॉस है तो वो भी बांट दो। साथ साथ अगर कोई खर्चा है, कोई एक्सपेंसेस हुआ है, उसको बांटना है तो वो भी बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में दिख रहा है तो बटेगा ही बटेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये भी ओल्ड PSR में, जो PSR उनका चल रहा है उसमें। और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर कोई हो तो वो बढ़ जाएगा। और अगर किसी तरीके का एक्सपेंस हो तो वो भी बढ़ जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ये जो है ये आप चाहे तो एंट्री में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बुक में शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ तक का सारा बात समझ में आना चाहिए भैया, A to Z बात। नहीं समझ में आया तो साथ साथ कमेंट करते रहो। और अब हम लोग 5वें एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो फटाफट से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या किए, A नंबर में हम लोग जो है न्यू PSR निकाले थे और साथ में गेनिंग रेशियो निकाले थे। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्या किए, गुडविल का ट्रीटमेंट किए। फिर क्या किए, फिर हम लोग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किए। कोई दिक्कत नहीं है, ये C है। इसके बाद हम लोग क्या किए मालूम है, अभी अभी पढ़े हैं, रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ट्रीटमेंट किए। ये है D। 5वां केस रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से सोचो, रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब जब इतना चीज़ हो गया है तब रिटायरिंग पार्टनर कहेगा कि अब हमको कोई लेना देना नहीं है, अब बस हमको मेरा पैसा दे दो और हम यहाँ से निकलें। और अगर उस पार्टनर का डेथ हो गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके बाल बच्चे या उसके कोई रिलेटिव्स, वो कहेंगे कि भाई हमको जो है उनका हिस्सा दे दो, हम निकलें यहाँ से। तो जो E नंबर केस है, जो E नंबर एडजस्टमेंट है, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि जाने वाले पार्टनर का या गुजर जाने वाले पार्टनर का हिस्सा। क्या है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ क्या, अमाउंट ड्यू किसको भैया, टू रिटायरिंग या फिर डिसीज्ड पार्टनर। रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का जो पैसा है उसका कंप्यूटेशन ही 5वां केस है, 5वां एडजस्टमेंट है। अब उसके लिए क्या होता है ज़रा देखो, एक बात ध्यान से समझो पहले। रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब से अगर सोचो, उसके हवाले से अगर बात करो, तो ये जो है ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
न्यू पीएसआर तुम निकालो चाहे नहीं निकालो, हमको उससे क्या, ये तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये एक एडजस्टमेंट है, ये एक एडजस्टमेंट है, और ये एक एडजस्टमेंट है। ठीक, जितना भी एडजस्टमेंट तुमने पढ़ा सब में जर्नल एंट्री हुई। जर्नल एंट्री में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को कहीं पे डेबिट किए, कहीं क्रेडिट किए, कहीं डेबिट किए, कहीं क्रेडिट किए, कहीं डेबिट किए, कहीं क्रेडिट किए, बोलो हाँ कि ना। तो ये जो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करते गए हैं, अब क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू निकालने के लिए उस सारे जर्नल एंट्री को, रिटायर्ड या डिसीज्ड का बात कर रहे हैं, सारे जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पुट कर दो, और लेजर अकाउंट में पुट कर देने के बाद ये देखो कि और बच क्या रहा है, जो बचेगा वो उसमें डाल दो, और बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो, वही है उसका पैसा, उसको दे दो, रवाना कर दो। बस कितना आसान है। देखो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्या, कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं रिटायरिंग या फिर डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये उसका लेजर हम लोग बनाते हैं ऐसे। यहाँ तो तुमको मालूम है क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, यहाँ भी पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट और यहाँ अमाउंट। ठीक है, ये हम लोग नहीं भर रहे हैं, जगह कम है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो पैसा मिला होगा वो यहाँ पे आएगा। जर्नल एंट्री के हिसाब से भी अगर देखो और पुट करो तो यहीं पे आएगा। इसको मिला क्या, शेयर ऑफ गुडविल, ये इसको मिल गया। ठीक, ख़त्म कहानी। सॉरी, यहाँ ये अलग है जी, ये अलग है, ये हो गया। इसका पैसा मिला होगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ आएगा, लॉस हुआ होगा तो यहाँ आएगा। एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट हुआ होगा, तो शेयर फ्रॉम रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट है ये भी हो गया। रिजर्व्स का शेयर फ्रॉम रिजर्व्स, ये भी मिल गया। अब देखो ये भी हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। अब ये देखना है कि बचा क्या है इसके कैपिटल अकाउंट में। पिछले साल का जो इसका बैलेंस होगा, पिछले साल का, वो यहाँ पे आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया। अगर इसको कोई सैलरी देना बाकी हो, कोई इंटरेस्ट मिलना बाकी हो, तो वो इसको देना पड़ेगा, तो इसको दे दो, सैलरी इंटरेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा। किसी तरीका का चीज़ अगर इससे लेना बाकी हो तो वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर इसका कोई ड्राइंग्स हो तो वो ड्राइंग्स का इसका पैसा जो है काट लेना। किसी तरीका का अगर इसको एडवांस दे रखे हो तो वो सब जो है यहाँ से जो है काट लेना। और यहाँ पे क्या आ सकता है, बस यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। अगर जो है जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर है किसी तरीके का लोन ले रखा था तो वो भी जो है यहाँ से इसको कट कर लेना। अब तुमको क्या करना है, इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालना। लेकिन बैलेंस कैरी डाउन निकालने से पहले एक जो चीज़ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ ज़रा सा समझ लो और ये वाला जो है ये हो जाएगा ख़त्म। देखो मेरे साथ, जैसे अगर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है तो कब क्लोज़ होता है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च के बाद में जब क्लोज़ हो, 31 मार्च को जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है तो इसके बाद में ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि 31 मार्च को ही कोई पार्टनर मरेगा या 31 मार्च को ही रिटायर होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो हो सकता है कि कोई पार्टनर 3 महीने के बाद ऐसा डिसीजन लेता है कि भाई रिटायर करना है, तो 3 महीने के बाद का डेट हो गया 30 जून। तो इस बीच में जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसका भी हकदार ये पार्टनर होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग ये भी जो है इसको देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट
फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट, या ऐसे लिख सकते हैं इसको कि प्रॉफिट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन रिटायर किए हैं उस दिन तक का प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा। सारा का सारा जब इतना कहानी इसमें लिख दोगे, जब कुछ नहीं बचेगा तो एक चीज़ बचेगा और वो है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन निकालो और यही वो पैसा है जो कि इसको मिलना है, और इसके लिए जर्नल एंट्री लगता है। जर्नल एंट्री कैसे लगता है? डिपेंड करता है कि भाई फर्म के पास इसको देने के लिए पैसा है कि नहीं है। अगर फर्म के पास पैसा है तो फर्म इसको पैसा दे देता है। कैसे पैसा देगा? रिटायरिंग या फिर डिसीज्ड, सॉरी रिटायरिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फर्म के पास पैसा है तो फर्म इसको पैसा दे देगा। अगर फर्म के पास पैसा नहीं है तो फर्म टू बैंक नहीं लिखेगा, फर्म यहाँ पे लिखेगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, यानी फर्म इसके कैपिटल को ख़त्म कर देगा और उसको एक लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा। और जितने दिन तक ये लोन नहीं दिया जाता है, ये लोन नहीं चुकाया जाता है, उतने दिन तक इस रिटायरिंग पार्टनर का अधिकार है, या पार्टनरशिप डीड में जिस तरीके से लिखा हो वैसे होगा कि इंटरेस्ट चलते रहेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, या फिर अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले सकता है, जो कि इसके रिटायर होने के बाद होता रहेगा टिल द डेट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पे हम लोग रिटायरिंग या डिसीज्ड क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि डिसीज्ड का जो जर्नल एंट्री है वो अलग है। अगर इसको आप घूर घूर के देख चुके हैं तो डिसीज्ड का एंट्री हम लोग लिखते हैं। डिसीज्ड के लिए क्या एंट्री है मालूम है? डिसीज्ड अपना पैसा खुद नहीं ले सकता। क्या आप अग्री करते हैं? डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक डिसीज्ड पार्टनर अपना पैसा खुद नहीं ले सकता है। टू कैश लिख देंगे तो ब्लंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका पैसा किसी इसके रिश्तेदार को, इसके बाल बच्चे को, इसकी वाइफ को ड्यू करेंगे। ड्यू तो हम लोग लिखेंगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक। उसके बाद में अब इसको करेंगे डेबिट, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट। और अगर फर्म के पास पैसा होगा तो हम लोग लिख देंगे टू बैंक, और अगर फर्म के पास पैसा नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। समझ गए बात को? इन दिस वे ये 5 चीज़ आपका ख़त्म हो गया और एक लास्ट बच रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फटाफट से देखो। अब जो एक लास्ट चीज़ जो हम लोगों के पास बच रहा है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को उसका पैसा देने के बाद होता है, और ये डिपेंड करता है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की चाहत पे। अगर वो लोग चाहते हैं तो करना पड़ेगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन इससे पहले जो किए वो कंपलसरी है, क्योंकि जाने वाला पार्टनर अपना पैसा तो लेके जाएगा ही जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि इनका कैपिटल कुछ इस तरीके से हो, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल कुछ इस तरीके से हो कि जब उसका रेशियो निकालें तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर हो जाए। एग्जाम्पल सुनो, अगर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 1:1 है दो पार्टनर्स के बीच में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उनका कैपिटल कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि जब उसको काटें तो 1:1 आ जाए। जैसे कि उनका कैपिटल्स क्या क्या हो सकता है? 2 लाख 2 लाख, 4 लाख 4 लाख, 30 लाख 30 लाख, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि आप जब इस 2 लाख 2 लाख को कट करेंगे या रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको 30 लाख कर दो और इसको 60 लाख कर दो, क्योंकि फिर जो है ये 1:2 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, कैपिटल रेशियो को इक्विवेलेंट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। और इक्विवेलेंट करने के लिए हो सकता है किसी पार्टनर का कैपिटल कम हो सकता है किसी पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा हो। तो अगर कोई पार्टनर ये तय करता है कि भाई मेरा कैपिटल कम है, हम फॉर्म में कैपिटल थोड़ा सा दे देते हैं ताकि इक्विवेलेंट हो जाए, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा कि भाई फॉर्म में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हो सकता है कि वो कहे कि कैपिटल तो इक्विवेलेंट करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं है, तो फिर ये बैंक अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, फिर आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। इस तरीके से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने ये तय किया कि तुम पैसा लाओ मत, ऐसा करते हैं कुछ पैसा हम ही निकाल लेते हैं, तो उसमें इसी एंट्री का उल्टा एंट्री लगा देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वो पैसा नहीं निकालता है तो फिर पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना। तो आई होप कि आपको दोनों चैप्टर एक साथ क्लियर हो गया होगा, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट। और मैंने ट्राई किया है कि मैं कहीं भी लॉजिक से हट के कोई बात ना करूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मोटिवेशन, एजुकेशन दोनों चीज़ हो तो तरक्की हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। इस चैनल पे दोनों हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बार बार आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।